दोस्तों, आप लोगों ने तो तिहाड़ जेल का नाम सुना ही होगा। तिहाड़ जेल, जो नाम ही काफ़ी है लोगों को डराने के लिए। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े क्रिमिनल्स, गुंडे माफिया जो होते हैं, उन लोगों को इन्हीं जेलों में रखा जाता है, क्योंकि ये भारत का सबसे बड़ा जेल है, तिहाड़ जेल। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी तिहाड़ जेल के पीछे की काली सच्चाई के बारे में। अक्सर आप लोगों को पता होगा, ये अब जेल अपने नाम की वजह से मशहूर है, लेकिन इसके पीछे की काली सच्चाई सबको नहीं पता, क्योंकि ये सच्चाई अक्सर आपको कभी भी किसी न्यूज़ में या किसी अखबार में ऐसे जगह पर देखने को नहीं मिलता होगा। लेकिन मैं आज बताने वाला हूँ इसके पीछे की काली सच्चाई को। दोस्तों, तिहाड़ जेल भारत का सबसे बड़ा जेल होने की वजह से यहाँ पे कैदियों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर हज़ारों लाखों की संख्या में कैदी होते हैं। दोस्तों, इसी तिहाड़ जेल में रात 2:30 के करीब जेल की दीवारों में वो अजीब सी खामोशी पसरी होती है, जैसे वक्त भी डरा खड़ा हो। और तभी रूम नंबर 27 के सामने खड़े संतोष ने पहली बार एक काली परछाई को देखा, जो खुद ब खुद चलते रही। संतोष राणा, तिहाड़ जेल का नया ऑफिसर, जिसकी पहली बार तिहाड़ जेल में नाइट ड्यूटी लगी थी। लोग कहते हैं नया आदमी तिहाड़ जेल की रात को झेल नहीं पाता है। संतोष को समझ में नहीं आया कि उस रात उसके साथ क्या होने वाला है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों में से जो भी हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। अब ये कहानी शुरू होती है। तिहाड़ जेल के सेक्शन डी की नाइट शिफ्ट में आज संतोष की जिम्मेदारी थी। हाल में टिमटिमाती पीली लाइटें थीं और लाइटों के बीच टूटी फूटी खींची हुई आकृतियां बनी हुई थीं। संतोष धीरे धीरे हॉल में वॉक कर रहा था, लेकिन उसे लगा कि शायद 27 नंबर वाले कमरे के पास कोई फुसफुसा रहा है। लेकिन 27 नंबर का कमरा तो सालों से बंद था। वहां पर 11 साल पहले एक कैदी कुमार ने खुद को खत्म कर लिया था। लेकिन आज अंदर से एक आवाज आती है, कौन है बाहर? ये आवाज सुन के संतोष रुक जाता है और उसकी धड़कनें तेजी से बढ़ने लगती हैं, क्योंकि वो 27 नंबर का कमरा पिछले 11 सालों से बंद था, तो उसके अंदर से आवाज कैसे आ सकती है? डर के मारे संतोष अपना टार्च उठाता है, 27 नंबर के कमरे के बाहर जाकर लाइट को जलाता है। तो वो देखता है कमरे का ताला अभी भी बंद होता है, लेकिन वो ताला धीरे धीरे हिल रहा होता है। जेल के कॉरिडोर में अचानक से 3 बार दस्तक होती है। ये आवाज़ वहीं से आई थी जहाँ पे कोई दरवाज़ा नहीं होता है। संतोष को समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे संभव है। दरवाजे बंद होते हुए भी अंदर से कैसे आवाज़ें आ सकती है? क्या अंदर कोई है क्या? संतोष अपना टार्च लेके आगे बढ़ता है, जैसे कोई अपने हाथ को दीवार से बाहर निकालना चाहता हो। और एक अंदर से टूटी हुई आवाज़ आती है, तू नहीं बच पाएगा। ये आवाज़ सुनकर संतोष पूरी तरह से कांप जाता है। वो घबराकर सीसीटीवी रूम की तरफ भागता है। सीसीटीवी रूम के अंदर एक सिपाही होता है जो सालों से वहीं पर काम करता है। वहां पे जाके संतोष सारी बातें बता ही रहा होता है, तभी बीच में ही वो सिपाही, जिसका नाम रघुवीर होता है, उसकी बात को बीच में ही काट देता है और संतोष से कहता है, रात को कभी भी 2:30 से 3 बजे के बीच में तुम रूम नंबर 27 की तरफ कभी मत जाना, क्योंकि यह वह टाइम होता है जब कुमार गिनती कर रहा होता है कि आज उसकी कोठरी के बाहर कितने लोग हैं। संतोष कुछ पूछने ही वाला था कि उससे पहले सीसीटीवी स्क्रीन अपने आप बदलने लगती है। मॉनिटर की स्क्रीन पर कमरा नंबर 27 की स्क्रीन आ जाता है और वो लोग देखते हैं कोठरी के अंदर एक आदमी खड़ा है। उसकी परछाई पूरी तरह से काली, उसकी आंखों में आग के गोले जैसे दिखाई दे रहे थे। यह सब देख के रघुवीर तुरंत खड़ा हो जाता है और कहता है, ये कैसे हो सकता है? कमरा नंबर 27 तो अंदर से बंद है। उसके जुबान पर आने वाले हर सवाल से पहले ही वीडियो में वो परछाई सीधे कैमरे की तरफ मुड़ी और स्क्रीन में 2 शब्द उभरे, एक और शरीफ गार्ड, और स्क्रीन पूरी तरह ब्लैक हो जाती है। सीसीटीवी रूम की लाइटें फिर से टिमटिमाने लगती हैं। एक ठंडी जैसी हवा कमरे के अंदर भर जाती है। संतोष को लगा जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। संतोष धीरे से मुड़ने ही वाला होता है कि रघुवीर अपनी कांपती आवाज में बोलता है, पीछे मत मुड़ना, अगर वो तुम्हें दिख जाए तो तुम बाहर नहीं निकल पाओगे। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। संतोष पीछे मुड़ के देख लेता है और वहाँ पे तो कोई नहीं होता है, पर उसके कान के पास एक ठंडी सी हवा आती है और कान में उसे एक सुनाई देता है, 7वां नंबर। संतोष बिल्कुल समझ ही नहीं पा रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है उसके साथ।
लेकिन रघुवीर का चेहरा पीला पड़ गया था। अगर उसने 7वां नंबर कहा है तुमसे तो इसका मतलब वो तुम्हें चुन लिया है। रात के ठीक 3 बजे पूरे सेक्शन डी की बिजली चली जाती है। कॉरिडोर में सब कुछ अंधेरा। संतोष सिर्फ अपनी धड़कन सुन पा रहा था और इस अंधेरे में एक ही आवाज़ आती है, जैसे कोई नंगे पैर चल रहा हो और उसकी तरफ बढ़ रहा हो। संतोष ने टार्च ऑन किया और उसकी लाइट बस 1 सेकंड के लिए जलती है और वो देखता है एक आदमी मुड़े हुए गर्दन के साथ उसके बिल्कुल सामने खड़ा है। उसकी आंखों में चमकती हुई आग, फटी हुई चेहरे और होठों पर एक लोहे जैसी मुस्कान। ये वही था, कुमार का भूत। उसने आगे बढ़कर संतोष के कान में फुसफुसाया, तेरा नाम अब मेरी गिनती में जुड़ चुका है। संतोष भागते हुए कॉरिडोर की तरफ दौड़ता है, लेकिन कॉरिडोर ऐसा था जैसे कभी खत्म ही ना हो रहा हो। आखिरकार वो दौड़ते दौड़ते एक जगह जाकर रुक जाता है। वह जगह और कोई नहीं, कमरा नंबर 27 ही होती है। कमरा नंबर 27 का दरवाजा अब धीरे धीरे अपने आप ही खुल रहा होता है। अंदर से बदबूदार हवा का झोंका आता है। एक पुरानी रस्सी झूलती हुई दिखाई दे रही थी, वही रस्सी जिसमें कुमार 11 साल पहले फांसी लगाया था। और रस्सी अपने आप हिल रही थी, जैसे कोई अभी भी उस रस्सी से उतरा हो। संतोष तो पीछे हटना चाहता था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसके पैर वहीं पे जम गए हों। अचानक से रूम का दरवाज़ा जोर से बंद होता है और लाइटें टिमटिमाने लगती हैं और संतोष की चीखों से पूरा तिहाड़ जेल गूंज उठता है। अगले दिन सुबह 5 बजे गार्ड्स आए। कमरा नंबर 27 खुला था। अंदर संतोष बेहोश पड़ा था, लेकिन उसके हाथ में कुछ लिखा था। नाखून से अपने त्वचा पर संतोष ने लिखा था, अब अगला कौन। और दीवार पर गिनती में एक लाइन में जुड़ चुकी थी, 11 + 1 12। कुमार का भूत फिर ने किसी और को चुन लिया है। रात की उस दहाड़ के बाद तिहाड़ जेल का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। कैदी आपस में बात कर रहे थे, आज वो फिर रात को आएगा और किसी को लेके चला जाएगा। लेकिन इस बार कहानी संतोष की नहीं थी। इस बार एक कैदी की थी, जिसकी फाइलों में दर्ज था मानसिक रोगी लेकिन अत्यंत खतरनाक कैदी। उसका नाम था राघव। रात के 12:30 बजे थे। सारी बत्तियां हल्की हल्की झिलमिला रही थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ बार बार स्विच ऑफ स्विच ऑन कर रहा हो। राघव अपनी कोठरी में सलाखों को पकड़कर बाहर से झांक रहा था। उसकी आंखों में डर नहीं था, लेकिन एक अजीब सी चमक थी। राघव कहता है अन्य कैदियों से, तुम लोग क्यों डरते हो उससे। कैदी बोलता है क्योंकि आधी रात को जो सरसराहट होती है वो किसी इंसान की नहीं। संतोष भी उसी रात के बाद वह बोलते बोलते चुप हो गया था। राघव ने हल्की सी हंसी लिया। सरसराहट, वो सरसराहट नहीं, किसी का इशारा है। यह बात सुनकर कैदी कांप जाता है। यह पहली बार था जब किसी ने उस आवाज़ को सरसराहट की जगह इशारा कहा था। जेलर प्रवीण कई बार राघव को अजीब हरकतें करते हुए पकड़ा था। वह कभी रात को 2 बजे दीवार पर उंगली घिसता मिलता, जैसे कोई पैटर्न बना रहा हो। पर उस रात उसने कुछ ऐसा देखा जिसको पैरों तले जमीन खींच ली। सीसीटीवी में राघव अपने कमरे में अकेले बैठा हुआ था, लेकिन स्क्रीन पर उसके बगल में एक और छाया बैठी दिखाई दे रही थी। साफ दिखाई देने वाली, सिर पूरी तरह से झुका हुआ था। हाथ उसके बेहद लंबे थे, जैसे वह लगातार राघव से कुछ कह रही हो। जेलर चिल्लाता है, गार्ड, ये क्या दिख रहा है, कौन है उसके पास। गार्ड देखने के लिए दौड़ता है, लेकिन जब उसने देखा राघव वहाँ पर बिल्कुल अकेला था। वीडियो में छाया थी, लेकिन वास्तविकता में कुछ नहीं था। जेलर प्रवीण बुदबुदाता है, ये वही है जो संतोष को लेके गया था। राघव हर दिन एक ही दिशा में देखता था, कमरा नंबर 27 के पीछे वाली पुरानी बंद दीवार पर। वह बार बार कहता था, वो वही है और वहीं से आता है। एक रात जब पूरी जेल में अजीब सी ठंडक फैल गई थी, गार्ड चिल्लाता है, राघव गायब है, उसकी रूम खाली पड़ा है। पूरा स्टाफ पागलों की तरह दौड़ने लगता है। सीसीटीवी चेक होता है। राघव कैमरे के सामने से ऐसे गुजरता है जैसे वह धुएं में बदल गया हो। कोई दरवाज़ा खुला नहीं था, कोई सलाखें टूटी नहीं थी, लेकिन वह बाहर निकल चुका था। ये कैसे हुआ था किसी को पता नहीं।
लेकिन ये किस्सा बेहद ही डरावना था। आखिरी फ्रेम में राघव अकेला नहीं था, उसके पीछे एक लंबी सी छाया चल रही थी। गार्ड्स दौड़ते हुए उस पुरानी दीवार के पास पहुंचे। वहां कुछ फीका सा दिखाई दे रहा था। किसी ने दीवार पर खून से लिखा था, वो जाग गया है। अचानक दीवार के दूसरी तरफ से ठक ठक की तेज आवाज़ सुनाई देने लगती है। आवाज़ इतनी गहरी और ज़ोरदार होती है कि उसके पीछे कोई इंसान नहीं हो सकता, कोई बहुत बड़ी चीज़, कोई भारी चीज़। लेकिन क्या था, ये किसी को नहीं पता था। जेलर प्रवीण चिल्ला उठता है, पीछे हटो, दरवाजों को मत खोलना। लेकिन राघव धीरे धीरे परछाइयों से निकलता हुआ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें अब इंसानों जैसी नहीं थी, पूरी तरह से काली हो चुकी थी। जमीन पर उसकी परछाई उसके शरीर से दोगुनी बड़ी दिखाई दे रही थी। राघव फुसफुसाता है, मैंने उसे जगा दिया है, अब ये दीवारें उसे रोक नहीं सकती। पूरी जेल में अचानक से तेज हवा चलने लगती है। लाइट एक साथ बुझने और चालू होने लगती है। हर जगह वही सरसराहट गूंजने लगती है। अचानक कमरा नंबर 27 का लोहे का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। एक ऐसा दरवाज़ा जिस पे सालों से जंग लगा था और वो सालों से बंद पड़ा था। जेलर प्रवीण चीख पड़ा, भागो, ये कोई इंसान नहीं है। कैदी चारों तरफ भागने लगते हैं, लेकिन जिस दिशा में वे भागते, अंधेरे में वही काली लंबी छाया फैलती जाती है। राघव वहीं खड़ा था, उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। ये संतोष नहीं, ये तिहाड़ की सबसे पुरानी आत्मा है, जिसे तुमने दीवारों में कैद करके रखा था। अचानक जमीन हिलने लगती है। दीवार के पीछे एक विशाल सा छाया बाहर निकलता है। उसकी आंखें कोयले की तरह जल रही होती है। हर कदम इतनी भारी थी जैसे कोई सांस न ले सके। वह राघव के बिल्कुल पीछे खड़ी थी, जैसे राघव उसका कोई दूत हो। राघव बोल रहा था, लेकिन अब उसकी आवाज़ें की तरह नहीं थी। हम दोनों अब आज़ाद हैं। जेलर प्रवीण जमीन पर गिर गया और उसने आखिरी बार जो देखा वह था एक लंबा विशाल काला हाथ तेजी से उसकी ओर बढ़ता हुआ, और फिर सब कुछ अंधेरे में समा गया। उस घटना के बाद उस कमरा नंबर 27 और उसके आसपास के सभी रूम को पूरी तरह से लॉक कर दिया गया है और बाहर से उस इलाके को सील कर दिया गया है, और कुछ गार्ड उस इलाके की निगरानी के लिए रहते हैं। आज भी वो इलाका उसी तरह से सील पैक है और उसके बाहर गार्ड आज भी पहरा देते हैं, लेकिन रात को वो भी अपनी ज़िंदगी को हथेली पे लेके रहते हैं। क्या पता किसी रात को उनको भी कोई लेने वाला आ जाए। दोस्तों, ये थी तिहाड़ जेल के पीछे की काली कहानी। दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी अगली स्टोरी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।